हाँ याद रखो बेटा, ये जो क्लास है वो चैप्टर 18 ब्लड सर्कुलेशन और टिश्यू फ्लूइड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और उसका सेकेंड वीडियो है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें है संगठित पदार्थ। ठीक है, हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं, रुधिर पढ़ रहे हैं, और उसमें संगठित पदार्थ को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है लाल रुधिर कणिकाएं संगठित पदार्थ के रूप में, रुधिर के संगठित पदार्थ के रूप में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, याद रखो बेटा, श्वेताणु इसे कहते हैं, और पट्टिकाणु लिखा हुआ प्लेटलेट्स संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कराते हैं। याद रखो बेटा, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके बाद संगठित पदार्थ हैं, तो संगठित पदार्थ में ये तीन तरह की कणिकाएं आती हैं। जिसे हम लोग आरबीसी को इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाते हैं। प्लाज्मा जो था वो 55% भाग बना रहा था, और ये 45%। इसमें फर्स्ट रीडिंग है इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स मतलब होता है आरबीसीज या लाल रुधिर कणिकाएं। इरेथ्रोसाइट्स या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं की से संख्या में अधिक होती हैं। यानी हम लोग के शरीर में जितने भी तरह की कोशिकाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो होती है लाल रुधिर कणिकाओं की होती है। एक बूंद रुधिर में लगभग इनकी संख्या 20 से 26 हजार तक होती है। और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रति घन मिलीमीटर, एक घन मिलीमीटर में 50 से 50 लाख, ठीक है, मिलीलीटर। मनुष्य में, नर की बात करोगे, ये क्या हो गया, 50 से 50 लाख घन मीटर, ये कौन सा बात हुआ, 50 से 55 लाख, ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर होता है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, 50 से 50 लाख, ठीक है। 5 to 5.5 मिलियन घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। 1 मिलीलीटर में इनकी संख्या लगभग इतनी होती है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं, रेड बोन मैरो में बनती हैं। यानी जो आरबीसीज हैं इनका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। अधिकतर स्तनियों को लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते। अधिकांश जो स्तन मतलब स्तनधारी जो होते हैं उनके आरबीसी में, आरबीसी अगर एक कोशिका है तो उसमें केंद्रक नहीं होते, और हमारे आपके आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होते बेटा। तथा इनकी आकृति उभयतल होती है। उभयतल होती है, एक डायग्राम हम बना रहे हैं उसको देखिए। यानी आरबीसी को जब तेरू देखोगे तो आरबीसी की बनावट जो होती है, ठीक है, वो इस तरह की होती है। ऐसे बीच में गड्ढा रहता है, और साइड से अगर आप देखते हैं इसको तो बीच में दबा रहता है, ये ऐसे आरबीसी होता है, ठीक है। और आरबीसी का जो डायमीटर होता है अप्रोक्स 7 माइक्रोन होता है बेटा, और इसकी जो मोटाई होती है ये 2 माइक्रोन होती है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस न होने के कारण, न्यूक्लियस केंद्रक न होने के कारण ये बीच से दब जाता है। आरबीसी में केंद्रक न होने के कारण ये बीच से दब जाता है बेटा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे इसको कि अधिकतर स्तनियों में रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते, तथा इनकी आकृति उभयतल होती है। इनका लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसके कारण आरबीसी लाल दिखता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रुधिर, यानी अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करोगे और उसके 100 ml रुधिर की बात करोगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। स्त्रियों में थोड़ा कम, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। इन पदार्थों को श्वसन गैसों के परिवहन के लिए इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश प्लीहा में, ठीक है, स्प्लीन एक अंग है, वहां पे आरबीसी जाकर नष्ट हो जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को हम लोग, ठीक है। अगली हेडिंग बताओ जो है वो ल्यूकोसाइट है या डब्ल्यूबीसी है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता बेटा। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तो यह रंगहीन होता है, और इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है और ये साइज में बड़े होते हैं बेटा। आरबीसी की तुलना में ये साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। तथा इनकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा कम होती है। औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करोगे तो 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होते हैं रुधिर में। और आरबीसी कितना था, तो 50 लाख से 55 लाख था। आगे सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहते हैं। यानी डब्ल्यूबीसी की जो उम्र है वो 2 से 12 दिन होती है, ठीक है, 2 से 12 दिन होती है। या जरूरत पड़ने पे तुरंत बनते हैं और तुरंत ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ये अपने काम
अपना काम करके समाप्त हो जाते हैं। इनको दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, डब्ल्यूबीसी को दो ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। नाम दे रखा है बेटा कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी और अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स याद रखो बेटा। अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर, अगर डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में कणिकाएं मौजूद हैं, कणिकाएं मौजूद हैं, छोटी छोटी थैलियां मौजूद हैं, तब उसे बोलते हैं कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। और कणिकाएं अगर नहीं हैं तो उसे बोलते हैं अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेनुलोसाइट्स। याद रखो बेटा। कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी जो है उसको भी तीन हिस्से में बांटते हैं उनके स्वभाव और रंगने के आधार पर। उन्हें हम लोग न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, इओसिनोफिल कहते हैं और बेसोफिल कहते हैं। यानी कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी को तीन ग्रुप में बांटते हैं जिसे क्रमशः न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स कहते हैं, ठीक है। जबकि जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनको हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं जिनको क्रमशः लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कहा जाता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं, श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है, लगभग 60 से 65%। याद रखो बेटा। हम लोग कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे थे। कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी में तीन तरह के कोशिकाएं आई थी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। और यहाँ बात हो रहा है कि न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है इसको याद रखिएगा, 60 से 65%। बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, कितनी होती है, 0.5 to 1%, ठीक है। बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है जो 0.5 से 1% होता है। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आरबीसी कैसा है, ठीक है, प्लेटलेट्स कैसा है, इओसिनोफिल कैसा है, बेसोफिल कैसा है, न्यूट्रोफिल कैसा है, लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। लिंक साइट लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, एक को बेटा हम लोग टी लिम्फोसाइट कहते हैं, एक को बी लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा नाम यहाँ दिया हुआ है, इसको आप लोग डायग्राम में ध्यान से एनसीईआरटी के देख लीजिएगा। देखो बेटा, न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% होता है, 6 से 8% होता है, ठीक है। इन्हें भक्षण कोशिकाएं, ये बेटा याद रखिएगा, ये भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त कर देती हैं। अगर ये भक्षण कोशिकाएं हैं बेटा, कौन कौन सी भक्षण कोशिकाएं हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट अगर हम लोग के शरीर में कोई हानिकारक प्रोटीन हो या फिर हानिकारक कोई जीव हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, अगर शरीर में अंदर आता है तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स उसको खा करके खत्म कर देती हैं, ठीक है, उसे खा जाती है, नष्ट कर देती हैं। बेसोफिल, बेसोफिल याद रखो बेटा, बेसोफिल हिस्टामिन और सीरोटोनिन, हिपेरिन आदि का श्रवण करती हैं बेटा। जब बेसोफिल को देखोगे तो ये तीन रासायनिक पदार्थों को स्रावित कर रहे हैं, इनको याद रखिएगा। ये आपके मेडिकल के नीट के क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्यूट के क्वेश्चन हो जाएंगे। बेसोफिल क्या क्या स्रावित कर रहा है बेटा, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन, ठीक है, स्रावित करती है। तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। शोध मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है, तो प्रशोध बोलते हैं इसमें। सपोज दैट किसी जगह पे आपको कोई मधुमक्खी वगैरह डंक मार दे तो वहां पे जो भी लक्षण दिखाई देगा, सूजन, जलन, दर्द, खुजली, ठीक है, रेडनेस, ये सारे लक्षण मिला करके जो आपको सिम्टम देते हैं, लक्षण बताते हैं, रोग लक्षण, उसको हम लोग शोथ कहते हैं। यानी ये जो रासायनिक पदार्थ है वो शरीर में शोथ उत्पन्न करता है, ठीक है। इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल की संख्या जो बेटा 2 से 3% होता है और संक्रमण से बचाव में काम करती है। संक्रमण से बचाव यानी अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है शरीर में तो इओसिनोफिल वहां जा करके संक्रमण के कारण को नष्ट करती है, संक्रमण के कारण को नष्ट करती है। इसके साथ ही साथ एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। एलर्जी प्रतिक्रिया हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे कि किसी प्रकार का अगर पॉल्यूटेंट हमारे शरीर में आता है, एलर्जेंट हमारे शरीर में आता है, जैसे पॉलन ग्रेन वगैरह है, तो हमको छींक आने लगता है, सर्दी हो जाता है, इसी को हम लोग एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ लिम्फोसाइट की संख्या 20 से 25% होती है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर में प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी रोग से लड़ने वाले कारक के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन से, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इसको बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत कॉमन है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि खून के जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं खून के जमाने के लिए, ब्लड के स्कंदन के लिए जरूरी होते हैं, और ब्लड के जमने को हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं, क्लॉट बनने को, ठीक है, थक्का बनने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और थ्रोम्बोसिस उत्पन्न कराने वाले सेल को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आगे लिखा बेटा, ये मेगा कैरियोसाइट्स
मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, यानी अस्थि मज्जा में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बोन मैरो में विशेष विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े में विखंडन से बनती हैं, मेगा कैरियोसाइट से ये बनती हैं, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट टूटता है और प्लेटलेट्स को बनाता है बेटा। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, यानी 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 1.5 टू 3.5 लाख होती है। याद रखो बेटा। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं, प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण जमाव विकृति हो जाता है, शरीर में खून क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, तथा शरीर के बाहर क्लॉट नहीं करेगा बेटा, याद रखना। शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है, ऐसी स्थिति में जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है बेटा। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का जो होगा रक्त समूह होगा बेटा। नेक्स्ट रीडिंग जो हम लोग का होगा रक्त समूह होगा, जिसे हम जल्दी ही अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। अपना क्वेश्चन कीजिए कमेंट करके।